बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, दिस इज़ डन थ्रू सेल्स, electrolytic cells. In these cells electrical energy is converted into chemical energy. इसकी एग्जांपल डॉन सेल हो सकता है आपके पास, नेल्सन्स सेल is also an example of electrolytic cell. दूसरा वोल्टिक सेल या फिर गिल्वेनिक सेल जिन्हें हम कहते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है उसको मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। निकल कैडमियम सेल्स हो सकता है, ठीक है, सिल्वर बैटरी आपकी एग्जांपल हो सकती है, सिल्वर बैटरी, निकल कैडमियम सेल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वोल्टेइक सेल्स या गिल्वेनिक सेल्स। हमें पता होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए एलिमेंट के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। Apparent charge positive, negative और ज़ीरो, ठीक है, which is present on an atom in a molecule in its free state or in ionic form, in ionic form। मसलन आपके पास कैल्शियम है, ये फ्री स्टेट में है अगर, तो इसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है। इसी तरह कैल्शियम अगर मेरे पास आयनिक फॉर्म में है तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई आयन है, मसलन क्लोराइड आयन है, तो इसके ऊपर -1 चार्ज है, जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह आपके पास कोई रेडिकल है SO4, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इसके अलावा वाटर है आपके पास, तो ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 × 2। तो अपीरेंट चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इवन इन फ्रैक्शंस में भी हो सकता है ये, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन एन एटम, इन अ मॉलिक्यूल, इन एन आयन और इन अ फ्री स्टेट, व्हाटएवर। ऑक्सीडेशन नंबर ये है। फ्री एटम की ऑक्सीडेशन ऑलवेज ज़ीरो होती है, ज़ीरो। मसलन आपके पास कैल्शियम फ्री स्टेट में है, सोडियम फ्री स्टेट में है, आपके पास आयरन फ्री स्टेट में है, ठीक है, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगी जब कोई एटम। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, कभी कभार -1 भी होती है। मसलन कैल्शियम हाइड्राइड अगर देखो, कैल्शियम ज़्यादा पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड जो है, मैग्नीशियम +2 और हाइड्रोजन -1 × 2। आप देख सकते हैं हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में है, जबकि आम तौर पे वाटर वगैरह या नॉर्मल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्वाय हाइड्राइड्स के। हाइड्राइड्स में ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन नॉर्मली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन पार ऑक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और सुपर ऑक्साइड्स के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होती है। और इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि अगर आपके पास OF2 लाइक कंपाउंड हो, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। हालांकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है,
तो इसको पॉजिटिव में पाया जाना अमेजिंग है। अब OF2 चूँकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब के बार ऑक्सीजन +2 में चला गया है। याद रखिएगा नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, पर ऑक्साइड में माइनस। मतलब आपके पास Na2O2 है तो इसमें ऑक्सीजन -1 में है। KO2 अगर आपके पास है तो इसमें याद रखिएगा ऑक्सीजन -1/2 में है और इसमें -1 में है। इन अ मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है जी। ओवरऑल यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम इज 0। मसलन आपके पास CO2 है, आपके पास NH3 है, इसमें 0 होती है। कैसे? कार्बन एक ऑक्सीजन -2 है तो 2 ऑक्सीजन -4 और यहाँ पे कार्बन +4 में होगा। एक हाइड्रोजन +1 में है तो 3 हाइड्रोजन +3 होंगे और नाइट्रोजन -3। यानी किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम एटम की मिला के 0 आनी चाहिए। इन एन आयन, मतलब आपके पास क्लोराइड आयन है, आपके पास ब्रोमाइड आयन है, ठीक है। आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो आयन के ऊपर चार्ज होता है। मतलब आपके पास एल्यूमिनियम आयन है +3, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ब्रोमाइड की -1 है, क्लोराइड की -1 है, फ्लोराइड की -1 है। यानी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर आमतौर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। मतलब आपके पास है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इन सब के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 1 के अंदर आमतौर पे। इसी तरह कहा जाता है कि ग्रुप 2 में मतलब बेरिलियम है +2, मैग्नीशियम है +2 और इसी तरह कैल्शियम +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 दूसरे ग्रुप के अंदर। जबकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आपके पास NaCl का कंपाउंड है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। इसी तरह आपके पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो आप देख सकते हो मैग्नीशियम +2 है, 2 ब्रोमीन इसको चाहिए, -1 × 2, तो ब्रोमीन जो है उसके ऊपर -1 चार्ज है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो आयन के ऊपर चार्ज होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? अ केमिकल चेंज कॉज्ड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मोल्टन कंपाउंड और थ्रू अ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल्टन कंपाउंड और सॉल्यूशन में से जब करंट पास हो तो केमिकल चेंज जो होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोड क्या है? सरफेस ऑफ द सेल एट विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, सरफेस ऑफ द सेल एट विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? Substance that gives ions for electrolytic conduction that is called electrolyte। मतलब NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व कर दो या NaCl को वैसे ही फ्यूज़ कर दो, उसको हाई टेम्परेचर पे उसमें मेल्ट कर दो, मोल्टन NaCl, या फिर इसका वाटर के अंदर सोल्यूशन जो है दैट सब्सटेंस गिव्स आयंस फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आप इनमें से दोनों में से या इसको आप मेल्ट कर लें या इसको आप एक्वा सोल्यूशन में वाटर में बना लें तो आयंस फ्री होंगे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आम तौर पे दो तरह की प्रोडक्ट्स साल्ट्स होते हैं, मोल्टन या फिर एक्वस साल्ट्स। दो तरह की हम चीज़ ले लेते हैं भाई। जो मोल्टन साल्ट्स होते हैं उसमें हमें आमतौर पे मेटल मिलता है और गैस मिलती है। इसकी जो प्रोडक्ट हैं दैट कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली। मसलन आप NaCl ले लो तो आपको सोडियम मेटल यानी मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, एक मेटल और एक गैस मिल रही है आपको। इस तरह आप अगर कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो यू विल गेट वन मेटल दैट इज मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। यानी प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेड, यानी प्रिडिक्टेबल है या प्रिडिक्टेड है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोडक्ट को एक्सेस करना कि कौन सी प्रोडक्ट आ रही है। उसमें दो चीज़ें हैं। अब आप जब NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो कंपटीशन Na और हाइड्रोजन के दरमियान है। दूसरा कंपटीशन जो है वो क्लोरीन और
OH आयन के दरमियान है, कौन विन करेगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, इसमें ज़रा देखिएगा, डिस्चार्ज आर्डर दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ द आयन, ठीक है। साइज़ ऑफ द आयन अगर बड़ा होगा तो वो बाद में डिस्चार्ज होगा, अगर छोटा होगा तो वो पहले डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज आर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा है तो डिस्चार्ज बाद में होगा, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम है, भाई अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा है तो बाद में डिस्चार्ज होगा, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम है तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा वो आयन। इसी तरह आप इनमें कंपटीशन करवाते हो, इनफैक्ट वाटर जब आप यूज़ करते हो तो वाटर इज़ इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, इसलिए प्रोडक्ट जो है अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। तो Na यहाँ डिस्चार्ज नहीं होता, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज हो जाती है कैथोड पे, ठीक है, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस इन वाटर। और दूसरे केस में क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे होती है, ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन गैस डिस्चार्ज हो जाती है। बाद में Na और OH की हम अरेंजमेंट इस तरह से बना के NaOH या कास्टिक सोडा तैयार करते हैं इन नेल्सन सेल। ये ऊपर वाली जो प्रोडक्ट है दिस इज़ फॉर डाउन सेल्स, यानी प्रोडक्ट इजीली प्रिडिक्टेड है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किन किन मोड से हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट है, थ्रू आयंस, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मेटालिक मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन थ्रू आयंस जो होती है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसमें ज़रा देखिएगा, आप मूवमेंट ऑफ आयन देखते हैं और इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल होती है, ठीक है। दो तरह की इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, एक थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, एक थ्रू मेटल्स। मेटल्स में आयन मूव करते हैं, ठीक है। मोल्टन NaCl इसकी एग्जांपल है जिसमें आयंस मूव कर रहे हैं। इसमें देखो एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक नेगेटिव आयन एसिड बेस की तरह, या इसमें एसिड बेस डाल दें आप तो वो आयंस बनाएंगे सोल्यूशन फॉर्म में। तो आयंस की कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जबकि जो मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की कंडक्शन कम हो जाती है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल के कैटायन मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस आती है। कैटायंस आर आल्सो मूविंग। अब इलेक्ट्रॉन जब गुजरना चाहते हैं तो कैटायंस अपनी जगह जो कि फिक्स हैं, जब वो ऑसिलेट करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की रास्ते में वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया जी। रिडॉक्स रिएक्शन in which transfer of electron takes place, यानी ट्रांसफ़र ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होता है तो एक चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी रिड्यूस होती है। बेसिकली ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमें जानना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। देखते हैं हम। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन की सेंस में देखा जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन की सेंस में देखा जाए तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ, दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है, हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोड किस पे होती है? ऑक्सीडेशन याद रखिएगा एनोड पे होगी, और रिडक्शन जो है ये आपकी कैथोड पे होगी। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीडेशन के दौरान इंक्रीज करता है। जब ऑक्सीडेशन होती है, मसलन Na की ऑक्सीडेशन हुई, Na पॉजिटिव यानी 0 से पॉजिटिव, फेरस की हुई तो Fe+2 से मैं कहता हूँ ये फेरिक बना, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ठीक है।
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है जब रिडक्शन होती है। मसलन आप इसी को ऑपोजिट लिख लो, फेरिक +3 एक इलेक्ट्रॉन ले ले, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो जाएगा F। और ये सारे एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ये याद रखिएगा। जब एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, प्रोडक्ट अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। मैंने अभी वजह बताई थी कि वाटर इजीली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है। अब देखें जी, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्यूप्रस क्लोराइड है, तो यकीनन कैथोड पे हमारी कॉपर मेटल और एनोड पे हमारी क्लोरीन गैस खारिज हो रही है। अब जब कॉपर सल्फेट करते हैं तो फिर हमारी कॉपर जो है वो कैथोड पे आती है और उसके बाद सल्फेट से और OH का कंपटीशन है तो OH इजीली जो है वो ऑक्सीडाइज होके हमें ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप KNO3 के केस में देखें, अब कंपटीशन है पोटेशियम और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसमें पोटेशियम लूज़ करता है और हाइड्रोजन जीत जाता है। यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट आ रहा है कैथोड पे और एनोड पे हमारा NO3 नहीं आ रहा बल्कि ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। इस तरह NaOH के केस में सोडियम और हाइड्रोजन का कंपटीशन है अगेन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन विन करता है, हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन एट एनोड रिलीज़ होता है। इसी तरह H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन के केस में हाइड्रोजन ही गैस ऑब्वियसली है ही, हाइड्रोजन HH का कंपटीशन है तो HH ही निकलेगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन OH रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एट एनोड। तो NaCl के केस में जब एक्वस सॉल्यूशन हो तो याद रखिएगा कैथोड पे हमारे पास कंपटीशन है Na और H के दरमियान, तो H ये कंपटीशन जीतता है और क्लोरीन गैस जो है वो कैथोड पे आती है। ये तब की बात है जब इनर्ट आपके पास इलेक्ट्रोड हो लाइक प्लैटिनम और ग्रेफाइट के। अब इलेक्ट्रोड एज पार्टिसिपेंट अगर आप देखें तो फिर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। अब क्या होगा, कैथोड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, एट सिल्वर कैथोड, सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है एट सिल्वर कैथोड। जबकि एनोड पे जो है सिल्वर जो दैट इज़ यूज्ड एज एनोड दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट, तो एनोड वाला सिल्वर डिज़ोल्व होता है इन Ag+1 फॉर्म की केस में, ठीक है। 1 सिल्वर +1 की फॉर्म में वो डिज़ोल्व होना शुरू होता है और आके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह कॉपर सल्फेट जो है जी, ये जब हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हम प्रोसेस पढ़ते हैं कॉपर की प्यूरिफिकेशन में। एक सेल बनाएं जिसमें कैथोड जो है वो प्योर कॉपर होना चाहिए और एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर। अब इम्प्योर कॉपर जो है वो Cu पॉजिटिव आयन आके कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर आल्सो, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वोल्टाइक सेल और इसमें किस तरह से हाफ रिएक्शंस हैं और किस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेक सेल। अब हम देखते हैं गिल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। ये कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस पे मुश्तमिल है, हम कहते हैं 1 जिंक रॉड, ठीक है, इन 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन एक्वस होना चाहिए, ठीक है जी। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, यानी हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड या कॉपर इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है ये, ठीक है जी। 2 हाफ सेल है। दिस इज 1 molar copper sulfate solution carrying copper cathode and this is 1 mole copper zinc sulfate solution carrying zinc anode। यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, ठीक है। ये 2 हाफ सेल्स हैं। देखिए एक मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, एक लेस रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन देगी और जो कम रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लेगी। एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन होगा। अगर आप रिएक्शन देखें तो जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे
ऑफ रिएक्शन पे जिंक लूज इलेक्ट्रॉन टू मेक Zn+2 आयन बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन हैपन्स एट एनोड, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, एनोड के ऊपर गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, याद रखना है आपने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं ये आते हैं कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, कॉपर आयन जो सॉल्यूशन के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन जो है दैट हैपन्स एट कैथोड, यानी कैथोड पे रिडक्शन हुई, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोसेस है। साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, ठीक है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। इसके साइडों पे इसके अंदर KCl की तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हुआ है, और साइडों पे या इसके जो दोनों माउथ्स हैं इसके ऊपर जेल लगा हुआ है जो KCl को गिरने नहीं देता। ये जो है सॉल्ट ब्रिज जो है मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, यानी कि नेट अकामुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होने देता है। नेट अकामुलेशन ऑफ चार्जेस आर अवॉइडेड, कि एक साइड पे ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएं, सॉल्ट ब्रिज इसको नहीं होने देता। इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज जो है ये एंश्योर्स द पैसेज ऑफ करंट, यानी करंट के गुज़रने को ये इंश्योर करता है, ठीक है। अगर सॉल्ट ब्रिज हटा दें तो ये सेल चंद लम्हों के बाद काम करना छोड़ देगा, क्योंकि एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ वोल्ट मीटर आपको करंट शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, इस सेल की वोल्टेज कितनी है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस सेल की वोल्टेज 1.10 आ रही होती है। अगर आप देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कुछ यूँ हो रहा है, Zn+2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे -0.76 आता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब आप अगर कॉपर का देखें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आता है ठीक हो गया, ये आता है +0.34। बेसिकली अगर आप देखें तो रिडक्शन जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 में आ रहा है, और इसका तो वाक़ता रिडक्शन है, लेकिन एक्चुअल तो ये रिडक्शन हो रही है, इसकी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हम इसको जब प्लस में करते हैं तो 1.10 वोल्ट्स हमारा आंसर आता है। तो इसका मतलब है ये सेल का बनना पॉसिबल है। तो इसकी वोल्टेज 1.10 आ रही है कॉपर और जिंक से बनने वाले वोल्टेज सेल की। जब आप इस सेल को किसी बड़े वोल्टेज या बड़ी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये प्रोसेस इसका उलट हो जाता है। आप याद रखिएगा, एट कैथोड अब ऑक्सीडेशन होगी, याद रखें आप। इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर विल बी ऑक्सीडाइज टू Cu+2 आयंस, और एट एनोड याद रखिएगा रिडक्शन होगी कि आपका जिंक जो है दैट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका मतलब है ये सेल रिचार्जेबल हो सकता है, इसके हम रिवर्स रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का। डेफिनेशन अगर आप देखो तो रिडॉक्स रिएक्शन अकर एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करके एक रिडॉक्स रिएक्शन खुद करवा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जबकि रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद होता है और करंट पैदा होता है, यानी इसमें करंट इस्तेमाल करके आप केमिकल एनर्जी बनाते हैं, और इसमें आप क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल करंट मिल रहा होता है। अगर आप देखो
तो एनोड जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होता है और जो कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, जबकि इसके बरक्स होता है इन केस ऑफ गिल्वेनिक सेल एनोड नेगेटिव, क्योंकि एनोड पे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है इसलिए वो नेगेटिव होता है, और कैथोड पॉजिटिव होता है गिल्वेनिक सेल में, ये थोड़ा ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जबकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है गिल्वेनिक सेल। स्पॉन्टेनियस, अगर आप स्पॉन्टेनिटी देखें तो इलेक्ट्रिकल सेल जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखना है, जबकि गिल्वेनिक सेल हमें पता है खुद हो रहा होता है इसमें, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है। साल्ट ब्रिज कोई नहीं होता इस्तेमाल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जबकि गिल्वेनिक सेल में प्रेजेंट होता है, ज़रूरत होती है इंश्योर करने के लिए, करंट पास करने के लिए, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन अगर आप देखो तो जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एंडोथर्मिक है, जबकि वोल्टेइक सेल जो होता है ये एक्सोथर्मिक है। यूजेस अगर आप देखो तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आप कर सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, मतलब सोडियम मेटल, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल आप हासिल कर सकते हैं सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, मोल्टन साल्ट लेकर के। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, निकल प्लेटिंग कर सकते हो, जिंक प्लेटिंग कर सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यूज़ करके, जबकि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते मालूम करते हो गिल्वेनिक सेल में, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है गिल्वेनिक सेल की NID निकल कैडमियम सेल हो सकती है, इसकी एग्जांपल आप डॉन सेल दे दो, नेल्सन सेल दे दो, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है जी। अब हमें देखनी है इम्पोर्टेंस, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्या इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी हमने पढ़ा कि मोल्टन NaCl अगर आप ले लो सॉलिड से तो हमें सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन साल्ट ले लें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के केस में हमें मैग्नीशियम मेटल मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगी। इट मीन्स कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, आप जब एक्वस NaCl लेते हैं, ठीक है, ब्राइन यानी NaCl का वाटर के अंदर सॉल्यूशन, तो हमें मिलती है NaOH, H2O2, ठीक है, और क्लोरीन गैस मिलेगी हमें, ठीक है, ठीक हो गया जी, 2NaOH H2O2Cl2, ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद ये है कि कास्टिक सोडा से हम ये NaOH बना रहे हैं, प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा कर रहे हैं, किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर भी आप कर सकते हो। आप एक इलेक्ट्रोलिटिक बाथ बना लें जिसमें एनोड जो है वो आप इम्प्योर कॉपर का इस्तेमाल करो और प्योर कॉपर जो है उसका कैथोड इस्तेमाल करो, ठीक है। इम्प्योर कॉपर यहाँ वोल्टेज लगा दो जी, नेगेटिव पॉजिटिव। होगा क्या कि इम्प्योर कॉपर यहाँ कॉपर सल्फेट में डिज़ोल्व होके इधर आके कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब करंट छोड़ेंगे तो ये प्रोसेस तेज़ी से होगा, एनोड जो इम्प्योर है वो डिज़ोल्व होगा और कॉपर कैथोड पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इसके अलावा निकल प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की टिन प्लेटिंग वगैरह का प्रोसेस हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करके ही करते हैं। और प्रेपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एलुमिनियम जो कि एनोड पे जाके डिपॉजिट होती है, तो ये भी हम तैयार करते हैं एनोडाइज्ड एलुमिनियम दैट इज़ क्रोयन फ्री। तो दिस इज़ आल्सो ए यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
ठीक है, एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑल दिस इज़ डन थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, या ये तमाम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की यूजेबिलिटी। रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट, पहला एमसीक्यूज देखें, एट एनोड, एट कैथोड, रेड कैट ईट इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है आपने, जो इलेक्ट्रॉन लेता है रिडक्शन होती है, ये है। और अगर हो ऑक्सीडेशन ऑलवेज एट, तो फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा एनोड, ठीक है। इन विच रिएक्शन हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सी ऑप्शन जो है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग, बाकियों में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग है, खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के केस में मसलन MgH2, तो क्या हुआ जी, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, खुद ऑक्सीडाइज हुई, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, खुद रिड्यूस हुई, दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज। ये विच इज़ आयनाइजेशन रिएक्शन, अगर आप यहाँ तक देखें तो इनमें से आयनाइजेशन रिएक्शन देखो, ये वाला रिएक्शन सोडियम प्लस क्लोरीन 2NaCl, क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे रिएक्शन देखे जाएं अगर, तो इनमें आयनाइजेशन रिएक्शन सिर्फ ये वाला बनता है, सी ऑप्शन, ये आयनाइजेशन रिएक्शन है। और अगर विच इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, क्यों भाई, ये वाला पहला रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। अब अगर देखा जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन देखा जाए तो सोडियम जो है 0 से +1 में चला गया, क्लोरीन 0 से -1 में चला गया, ठीक है, दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो आप देखो यहाँ भी सिल्वर +1 में है, यहाँ भी सिल्वर +1 में है, नाइट्रेट -1, नाइट्रेट माइनस सोडियम +1, सोडियम +1, क्लोरीन -1, ये जिस आयन डिस्प्लेसमेंट, ये रिएक्शंस का आपको पता होना चाहिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये वाला जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है ये आयनाइजेशन रिएक्शन है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रही है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस बन जाएगा, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूँ कह लें, या इसको आप कह सकते हो कि ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। और ये वाले रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये वाला आपका रिडक्शन रिएक्शन बनेगा और ये वाला भी रिडक्शन रिएक्शन ही बनेगा। इसके बाद विच वन इज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इन सब में इनर्ट इलेक्ट्रोड आपका प्लेटिनम, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 आप निकाल लें, क्या मेथडोलॉजी है, KMnO4, भाई जिस एलिमेंट को आप सब की ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0 है, जिसकी निकालनी है उसको X रख लो, पोटेशियम की कितनी है +1 और ऑक्सीजन की कितनी है 4, ऑक्सीजन जो है इनकी कितनी है 0, +1 + X + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा जी, X इज इक्वल टू, ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा +8 और +1 इधर आके -1, तो X इज इक्वल टू है +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 इज +7 which has same oxidation state in all of its compounds। तो किसके चांस है, नाइट्रोजन के, क्लोरीन के, नहीं क्लोरीन के तो नहीं हो सकते, डिफरेंट होती है, मसलन HOCl, HClO2 हो गया, ये तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन, इसकी भी डिफरेंट हो सकती है, इसकी भी डिफरेंट, लेकिन ब्रिलियम जो है नोबल मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं तमाम कंपाउंड जो भी ये बनाएगा +2 ही हो सकेगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज,
तवज्जो तलब बात है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद यहाँ पे इंतहाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन -1 है इंटू 2 और ऑक्सीजन +2 आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की मैंने बताई थी कि ऑक्सीजन आमतौर पे होता है -2 और पार ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और याद रखें OF2 के अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। इन फ्री स्टेट एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर 0, -1, +1, 3। फिर फ्री स्टेट में तमाम एलिमेंट्स कोई भी हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में 0 होता है। तो ये 0 वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, ये आप अगेन क्रोमियम 2 टाइम्स है तो इसको 2x रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। इधर देखो, देखें जी K2Cr2O7 = 0, इसको कोई चार्ज नहीं है। ठीक हो गया। हम क्रोमियम को रख देते हैं 2x प्लस 7 ऑक्सीजन प्लस इधर क्या है 2 पोटेशियम। अब 2 पोटेशियम +1 आएगा, फर्स्ट ग्रुप से है। ठीक है, 2x फॉर क्रोमियम एंड +7 × -2 = 0। ये आपका आ रहा है 2 × 1 2 प्लस 2x प्लस × -14। ठीक है, क्या आ गया जी 2 + 2x - 14 = 0। तो इधर अगर 2x आप इधर ही रखो तो 14 इधर आके हो जाएगा +14 - 2, तो 2x = 12x +6 आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। इसी तरह किसी आयन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन है, मसलन सल्फेट के अंदर ये ऑक्सीडेशन -2 है। अब आपने फाइंड करनी है, फ़र्ज़ करें सल्फ़र की, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट? सल्फ़र को x रख लो +4 × 4 ऑक्सीजन = -2। ये जो ऊपर चार्ज है इसको -2 रखें, तो 4 × -2 क्या हो जाएगा +x = ये -8 इधर आके +8 बन जाएगा और -2, इसका मतलब x = +6। तो ये आप मुख्तलिफ आयंस की और रेडिकल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं इस तरह से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एज, कैसे कब इंक्रीज होगी? प्रेशर इंक्रीजेस, डाइल्यूशन डिक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, नन ऑफ दिस। जी कब होगी जी? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो जितने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे ना, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ज़्यादा होती है जितना डाइल्यूट सोल्यूशन हो। तो इस तरह से हम कहते हैं डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर इसकी डिसोसिएशन इंक्रीज़ करेगी। विच हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? नाइट्रोजन, ठीक है, नियॉन, क्रोमियम, मैंगनीज। जी किसकी मैक्सिमम हो सकती है? अगर आप निकालें मुख्तलिफ कंपाउंड में, क्रोमियम +6 तक जा सकता है और मैंगनीज +7 तक। नियॉन 0 हम कंसीडर करते हैं और नाइट्रोजन -3, +3, -5 या +5 हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एटम के साथ। इसका मतलब है सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज का हो सकता है इन सारे एलिमेंट्स में। विच कैन हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? इनमें से देखें सल्फ़र, क्रोमियम, मैंगनीज और जीनॉन। इंटरेस्टिंग है, क्रोमियम +6 तक जा सकता है, सल्फ़र +6 तक, मैंगनीज +6 तक, और याद रखिएगा जीनॉन जो है XeO4 में अगर आप देखो तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन -2 और 4 ऑक्सीजन +8, ठीक है, -8 और +8 में जा सकता है जीनॉन। जीनॉन मैक्सिमम है इनमें। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़, तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखना था, वो रिएक्शन लिखना मैं भूल गया, सॉरी। तो यहाँ पे आए जी, इन SO4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इज़, निकालें जी सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट।
-2 कब होगा? ये देखें ना, 4 ऑक्सीजन -8 है, तो सल्फ़र की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो कि -2 पर बचे, +6 है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए H2S में, SO2 में, SO3 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। H2SO3 में, H2SO4 में, इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। देखो सल्फ़र -2 है यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, +1 +1 +2 हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन -4 में है और सल्फ़र +4 में है। यहाँ 3 ऑक्सीजन -6 में है, सल्फ़र +6 में है। और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन -6, 2 हाइड्रोजन +2 में और सल्फ़र +3 में है, जबकि यहाँ पे सल्फ़र +6 में होना चाहिए। ठीक हो गया H2SO4 में। अब यहाँ पे सल्फेट के अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इन वोल्टेज सेल एनोड इज चार्ज्ड, क्या होता है? पॉजिटिवली होता है, नेगेटिवली होता है, न्यूट्रल होता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए जी, वोल्टेज सेल में एनोड के ऊपर रिएक्टिव मेटल होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके उसको नेगेटिवली चार्ज कर देती है, ठीक है ना, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। कास्टिक सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, सोडियम सल्फेट कंसनट्रेटेड मोल्टन NaCl। आप NaOH कब बनाते हैं? जब हमारा ब्राइन होता है, मोल्टन से नहीं बनता, ब्राइन यानी कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। साल्ट ब्रिज डू क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस करता है दोनों हाफ सेल्स में, न्यूट्रलिटी ऑफ सेल को मेंटेन करता है, इंश्योर पैसेज ऑफ करंट करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक हो गया जी। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं नाइट्रोजन की, इस वाले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है? कॉपर 0 है, नाइट्रोजन जो है +5 है, ऑक्सीजन -2 × 3, और यहाँ पे भी अगर आप देखो -2 × 2 4 और नाइट्रोजन +4 है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग सोल्यूशन इज, +5 से +4 में जा रही है, बस इतना सा बताना था। यहाँ पे +5 ही रहती है, इस कंपाउंड में चेंज हो रही है, नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रही है, तो आपका ये बीटा ऑप्शन होना चाहिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है।